जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। महाभारत के युद्ध में भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक मैदान में उतरने को तैयार था। उसने अपनी मां को यह वादा दिया था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाण मिले थे। उसे वरदान था कि वह तीनों बाण से किसी भी युद्ध को खत्म कर देगा। एक बाण जिनको मारने से उन लोगों की पहचान होती थी जिनको मारना है और वो फिर लौट आएगा। दूसरा जिनको छोड़ना है उनको चिन्हित करके वो बाण लौटेगा। और तीसरा उन सभी को भेद आएगा जिनको मारना है। कृष्ण को लगा कि जब यह पांडव कमजोर होंगे तो कौरवों की तरफ से, जब कौरव कमजोर होंगे तो कौरवों की तरफ से, जब पांडव कमजोर होंगे तो पांडवों की तरफ से लड़ेगा। ऐसे में कोई जीतेगा तो नहीं, लेकिन पूरा खानदान यह मार डालेगा। कृष्ण ने बर्बरीक को आजमाने के लिए उस पीपल के पेड़ के पत्तों को छेदने को कहा जिसके नीचे बर्बरीक के साथ वे खड़े थे। बर्बरीक ने भगवान शिव का ध्यान किया और बाण चला दिया। उस दौरान एक पत्ता धरती पर गिरा और कृष्ण ने उसे पैरों से दबा दिया, ये देखने के लिए कि वह पत्ता बचता है कि नहीं। बर्बरीक का बाण पेड़ के सारे पत्तों को छेदते हुए कृष्ण के पैर के ऊपर आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, एक पत्ता आपके पैर के नीचे जरूर दबा है। मैंने सारे पत्तों को छेदने का आदेश दिया था, पैर को नहीं, इसलिए वह रुका हुआ है। आप अपने पैर हटा लें। कृष्ण ने जैसे ही अपना पैर हटाया, तीर ने उस पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण को लग गया बर्बरीक का युद्ध में उतरना विनाशकारी होगा। उन दिनों परंपरा थी युद्ध से पहले किसी महान वीर की बलि दे जाने की। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक की बलि दी जाएगी। बर्बरीक के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने कृष्ण से अनुरोध किया कि मेरी एक इच्छा है, उसको आप पूरा कर दीजिए। मैं पूरा युद्ध देख सकूं, इसका विकल्प निकाल दीजिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, बलि के बाद तुम्हारे सिर को पीपल के पेड़ की फुनगी पर टांग दिया जाएगा, वहां से तुम पूरा युद्ध देख पाओगे। बर्बरीक ने 18 दिनों का वह भीषण युद्ध, जिसे महाभारत कहते हैं, उसको देखा। विजय के बाद पांडवों में इस बात पर बहस चलने लगी कि सबसे अधिक योगदान युद्ध में किसका था। कृष्ण सभी को बर्बरीक के पास ले गए और बोले कि बर्बरीक, तुमने क्या देखा। बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो इस युद्ध में कृष्ण को ही देखा। युद्ध वही कर रहे थे, सुदर्शन चक्र वही चला रहे थे, उस चक्र को मैंने देखा। सेना का संहार वही कर रहे थे, बचा भी वही रहे थे। पांडवों को बात समझ में आई, मगर देर से। कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि तुमको दुनिया में मेरे नाम से जाना जाएगा और तुम पूजे जाओगे। आज समूचा हिंदुस्तान बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जानता है, उनकी पूजा करता है। आज मैंने भारतीय राजनीति में महाराष्ट्र के युद्ध में महाभारत के इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए किया कि एनसीपी जो आज बर्बरीक की तरह है, भारतीय राजनीति के कृष्ण शरद पवार को युद्ध लड़ता, जीतता और हारता भी देख रहा है। पवार ही जीत रहे हैं, पवार ही हार रहे हैं, पवार ही संहारक हैं और पवार ही रक्षक हैं। 82 साल की उम्र में मराठा नेता और देश में आज की तारीख में सबसे कद्दावर क्षत्रप शरद पवार को लेकर चर्चा गर्म है। कहा यह जा रहा है कि पवार के साथ भतीजे अजीत पवार ने खेल कर दिया। जो लोग उनके साथ पिछले 24 साल से थे, उनको भी साथ ले लिया। पवार भतीजे के खिलाफ युद्ध हार गए। मगर क्या ऐसा है? महाराष्ट्र के कुरुक्षेत्र में पवार की भूमिका क्या रही? क्या सचमुच पार्टी के अंदर जो चल रहा था उसे वे नहीं जान रहे थे? क्या वे वाकई अजीत पवार और उनके साथ गए लोगों को सबक सिखाएंगे? क्या यह मान लिया जाए कि पवार, जिनको आज तक भारतीय राजनीति में कोई नहीं हरा सका, वे इस बार मात खा गए? आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए आगे चलते हैं। 2 जुलाई दोपहर में मुंबई में अचानक हलचल तेज हुई। खबरों की दुनिया में तूफान खड़ा हो गया। अजीत पवार एनसीपी के नेताओं के साथ राजभवन पहुंच गए थे। उस समय शरद पवार पुणे में थे।
अजीत पवार के साथ जो लोग गए उनमें से कई शरद पवार के 1999 में एनसीपी बनाने के दिन के साथी थे। उनके खासम खास थे। उनके लिए पवार ही दीन, पवार ही ईमान थे। फिर भी वे गए। मसलन प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल, ये तीनों चेहरे स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे होंगे। इन नेताओं ने आज तक पवार का साथ छोड़ा नहीं कभी। तो सवाल ये है कि अब वो क्यों कर छोड़ जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को तो पवार में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया। उधर जब अजीत पवार अपने दल बल के साथ पहुंचे तो राजभवन में सारी तैयारियां पूरी थी। कुछ ही देर में अजीत पवार और उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, हसन मुशरीफ, अनिल पाटिल, धर्मराव आत्राम और संजय बनसोड़े को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये सारे वो लोग हैं जो अजीत पवार के साथ एनसीपी से निकल करके सरकार में शामिल हुए। चलिए मान लिया कि अजीत पवार ने चचा शरद पवार के साथ कुछ बेहद करीबियों को तोड़ लिया और अपने भरोसेमंद विधायकों को लेकर सरकार में वे शामिल हो गए। मगर ये 2-3 दिन में तो हुआ नहीं होगा, लंबे समय से चल रहा होगा। फिर जो पवार उद्धव ठाकरे के हाथ से विधायकों के निकलने पर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक कौशल की आवश्यकता होती है और उसे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पूरी तरह अवगत रहना चाहिए। हम सभी ने महसूस किया कि उद्धव ठाकरे में इन चीज़ों की कमी थी। उद्धव की अनुभवहीनता से नुकसान हुआ। यह कहने वाले शरद पवार अपनी पार्टी पर नज़र नहीं रखते होंगे और अंदर खाने की बातें उनको पता नहीं होंगी और उनसे निपटने का रास्ता वे अपना रही होंगे, ऐसा माना नहीं जा सकता है। कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ, शायद मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना थोड़ा और आसान हो जाए। शपथ ग्रहण जब हो गया तो शरद पवार ने पीसी की और कहा कि उन्हें ये सब पता ही नहीं चला। फिर सवाल ये है कि रविवार सुबह अजीत पवार ने अपने घर पर विधायकों की जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी थी। क्या उन्होंने अपने पिता को यह जानकारी नहीं दी कि अजीत पवार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और वो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं? शरद पवार कहते हैं कि मेरी सिर्फ छगन भुजबल से बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं राजभवन जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है और मैं वहाँ से आपको सब बताऊँगा। मगर उन्होंने खुद शपथ ली। अब सवाल फिर उठता है और ये जब शरद पवार को ये पता चल गया कि पार्टी के नेता अजीत पवार के साथ राजभवन जा रहे हैं तो अध्यक्ष की हैसियत से ही सही, चचा की हैसियत से छोड़ दीजिए, क्या वे अजीत पवार को फ़ोन कर यह पूछ नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है? और क्या पवार मना कर देते तो अजीत पवार उनकी बात नहीं मानते? शरद पवार अपने संकट मोचक माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल को पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते पार्टी से निकाल दिए। निकाला हो गया सुनील तटकरे को भी, जिनकी पत्नी अदिति तटकरे ने भी शपथ ली। प्रफुल्ल पटेल वे नेता हैं जिनको लेकर पवार 23 जून की बैठक में पटना गए थे, जो विरोधी दलों की बैठक हो रही थी। जिन्होंने आज तक पवार से पूछे बगैर कोई काम नहीं किया, क्या उन प्रफुल्ल पटेल में शरद पवार को बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लेने की हिम्मत है? आप बताइए कि 30 जून को दिल्ली में अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मुंबई में कई गोपनीय बैठकें हुई। क्या जिन पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में पत्ता भी खड़के तो पता चल जाता है, उनको इन बैठकों और अपने नेताओं के एजेंडे के बारे में हवा तक नहीं लगी होगी? क्या जो पवार कह रहे हैं उस पर 100% यकीन किया जा सकता है? नहीं। मगर सुनिए पवार साहब। साधारणतः माझा अनुभव अनेक वर्षाचा, अशा गोष्टी घडल्याच्या नंतर अंतिम रिझल्ट आज 6 महिने असेल, 1 वर्षाने असेल, निवडणुकीत असेल, तो रिझल्ट या देशातल्या या राज्याचा सर्वसामान्य मतदार देतो. माझा विश्वास मतदार आणि सामान्य माणसावर. जो लोग शरद पवार को जानते हैं उनके गले से बात उतर नहीं सकती, मगर अब आपको एक लड़ाई दिख रही होगी।
शरद पवार और अजीत पवार के बीच या दोनों गुटों के बीच। अगर ये लड़ाई ना चले तो फिर यह साफ हो जाएगा कि सब कुछ शरद पवार के इशारे पर हुआ है, इसलिए लड़ाई चलेगी, दिखेगी। उनको पता है कि अखिलेश यादव और शिवसेना के मामले में एकनाथ शिंदे का जो केस था, जिसके पास भी विधायकों सांसदों की संख्या ज्यादा थी, चुनाव आयोग ने उसे ही पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया और असली पार्टी उसी को माना। ऐसे में अगर पवार चुनाव आयोग भी जाएंगे तो अजीत पवार की ही बाजी होगी। शरद पवार एक्शन मोड में भले ही दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार, जिन्होंने यह कह दिया है या तय कर दिया है कि सुनील तटकरे, जिनको शरद पवार ने निकाला है, वे महाराष्ट्र के पार्टी के अध्यक्ष होंगे, फिर भी वे ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शरद पवार ही हैं। वे आगे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं और यह सोच समझ करके ही किया जा रहा है। आपको याद होगा 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच शिवपाल यादव को लेकर के घनघोर लड़ाई हुई। कई बार कहा गया कि अखिलेश के हाथों मुलायम अपमानित हो रहे हैं, लेकिन मुलायम के सारे सिपहसालार इशारा समझ गए थे उनका और धीरे धीरे वे सारे के सारे अखिलेश के पाले में चले गए। और जब पार्टी चुनाव चिन्ह का झगड़ा लेकर के चुनाव आयोग पहुंची तो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी पर दावेदारी को लेकर चिट्ठी लिखने से मना कर दिया, या यूं कहिए कि पीछे हट गए। सारी पार्टी अखिलेश यादव की हो गई। शरद पवार राजनीति में मुलायम सिंह यादव से कहीं बड़े खिलाड़ी, उनको पता है कि हार कर भी जीतना किसको कहते हैं। इस बात को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे शायद ठीक ठाक समझ रहे हैं। राज ठाकरे कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन स्क्रिप्ट ऐसी है कि लगेगा ही नहीं कि अंदर खाने लड़ाई चल रही है, टकराव भरपूर दिखेगा। मसलन महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा उसी वक्त हुई जब अजीत पवार ने अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली का दौरा किया था। चर्चा चली कि उन्होंने गुपचुप तरीके से देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह से मुलाकात की और लगभग 1.25 घंटे तक यह बातचीत चली। ये दीगर बात है कि अजीत पवार शुरुआत से ही इस मुलाकात को खारिज करते रहे। इसके बाद 15 अप्रैल को अमित शाह मुंबई गए थे और जिस रोज उनका कार्यक्रम था उससे पहले की शाम वे मुंबई पहुंच गए थे। माना यह भी जाता है कि उस रोज भी अजीत पवार और उनकी पार्टी कुछ बड़े नेता अमित शाह से मिले, बैठक हुई, मीटिंग हुई। इसे भी अजीत पवार ने हमेशा इनकार किया। इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में शरद पवार ने युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती। इस बयान को लेकर यही माना गया कि शरद पवार का इशारा भतीजे अजीत पवार की तरफ है। अजीत पवार के जरिए पार्टी में बढ़ती हलचल और खतरे को भांपते हुए पवार ने 2 मई को एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में जो कुछ भी कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। माना यह गया कि अजीत पवार और उनके साथियों के एजेंडे पर पानी फेरने के लिए शरद पवार ने ऐसा किया। अजीत पवार को लगा मौका सही है तो उन्होंने पवार के फैसले को सही ठहराते हुए विरोध कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि आपका जो ये विरोध है, आप जो ये हो हल्ला कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। पवार साहब अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं, वो ठीक फैसला करते हैं। मगर 3 दिन बाद शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। कहा गया कि पार्टी के दबाव को देखते हुए उनके पास कोई चारा नहीं था। जो लोग आज अजीत पवार के साथ दिख रहे हैं, मसलन प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे नेता, वे भी पवार को मनाने में मालूम थे। उस समय थे जो मना रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। 10 जून को मामला और बिगड़ा हुआ माना गया। क्यों? क्योंकि उस रोज पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के तय कर दिए, प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले। उनको अपने नीचे पार्टी चलाने की जिम्मेदारी दे दी। 10 जून के बाद अजीत पवार लगभग शांत हो गए। खबरें थी कि वे बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, मगर वे यही कहते रहे कि क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप, ये अनाप शनाप चीजें मत कहा कीजिए। 2 जुलाई को अजीत पवार ने एनसीपी में बड़ी सुनामी ला दी। पार्टी के 9 नेताओं ने शपथ ले ली, सरकार में शामिल हो गए
और अब दावा ये है कि जो 53 विधायक हैं पार्टी के, 3 निर्दलीयों को लेकर के कुल 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि तमाम जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे को किया गया, साथ ही कई प्रवक्ताओं को नियुक्त किया गया। उसमें से एक हैं अमोल मुटकरी साहब, जो कि एमएलए भी हैं, बड़े नेता हैं और काफ़ी प्रभावशाली भी हैं, और इनको अब नियुक्त किया गया प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त करने से हमारी तरफ से बधाई, इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको। अमोल जी, सवाल ये उठता है कि क्या आप आगे का क्या, क्योंकि पवार साहब तो आपके खिलाफ, यानी जो अजीत पवार के खिलाफ खड़े हो गए आपकी एनसीपी। नहीं, देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के साथ खड़ी है, पवार साहब का आशीर्वाद में है। हमने कोई बगावत नहीं की है। जो 54 विधायक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी अजीत दादा ने करके दिखाई। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। सभी आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ 8-9 आमदार छोड़ के लगभग सभी आमदार अजीत दादा के साथ है। उनका समर्थन का लेटर उनको मिल चुका है। आफ्टर दैट उसके बाद अजीत दादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो वैसे नहीं बनते थे। लेकिन एक संख्या बल की बात आपने बिल्कुल कही, संख्या कितनी आखिरकार है, जो बता दीजिए ना, क्यों आके छुपाने। 54 विधायक हमारे थे, 3 विधायक अपक्ष से आते हैं। उनमें से एक नाम है देवेंद्र भुयार जी, एक दूसरा नाम है श्याम सुंदर शिंदे और संजय मामा शिंदे। ये 3 लोग, और पार्टी में जो चुन के आए वो 54 हो गए। 57, उसमें से 10 माइनस कर दो, फिर 45 से 47 तक का फिगर है। मैंने किसी चैनल को बताया नहीं, लेकिन 40 के ऊपर आमदारों का गठबंधन में समर्थन है। शरद पवार के रहते हुए अजीत पवार की हैसियत, ताकत इतनी बढ़ जाए, ये बात मानना बड़ा मुश्किल है। पवार की इतनी हैसियत है कि जितने लोग भी टूट कर गए हैं, उनमें से किसी को भी खड़ा होकर कह दें कि ऐसा नहीं करना है, तो किसी भी कीमत पर कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मगर उन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों? यह समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, उसको क्या फायदा हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर 42 सीटों पर कब्जा किया था। अगर शरद पवार मजबूत रहते तो आज की तारीख में बीजेपी के लिए अपना टारगेट पूरा करना बड़ी चुनौती हो जाती। अजीत पवार जमीनी नेता हैं, बीजेपी को इनसे मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा और मजबूत वोट बैंक मराठा है। 31% के आसपास उनकी आबादी बनती है। बीजेपी के पास राज्य में कोई मजबूत मराठा चेहरा नहीं है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, मगर ठाणे के आसपास से ज़्यादा उनका प्रभाव है नहीं प्रदेश के भीतर। शरद पवार पर बीजेपी को इस बात का यकीन नहीं है कि अगर उनको लाया जाए या वो आ भी जाएं तो मराठा का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो सकता है। कारण ये है कि शरद पवार लगातार बीजेपी विरोध की राजनीति महाराष्ट्र में करते रहे। अजीत पवार के साथ बीजेपी रिस्क ले सकती थी और अजीत पवार ने भी ऐसा आश्वासन दिया होगा कि मराठा वोट मैं लेकर के आऊँगा। अब शिंदे और अजीत 2 ऐसे चेहरे हैं जो मराठा हैं और बीजेपी के पाले में। तीसरी बात, महाराष्ट्र में सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव का सियासत में बहुत महत्व है, बहुत अहमियत है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में लगभग 2,30,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और उनके 5 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इस पूरे ढांचे पर फिलहाल एनसीपी की पकड़ मजबूत है। इस मामले में शरद पवार के बाद अजीत पवार का प्रभाव सबसे अधिक है। बीजेपी अजीत पवार के जरिए इस ढांचे को और उससे जुड़े वोटरों को अपने कब्जे में करना चाहती है, इसलिए भी उसने अजीत पवार को अपने साथ जोड़ा है। चौथी बात, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया। वो कमजोर हो गए, हाशिए पर आ गए, और अब उसी बीजेपी ने अजीत पवार को काट करके शरद पवार की ताकत को खासा कम करने की कोशिश की। उसको उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। ये बीजेपी की रणनीति है। अब सवाल ये है कि शरद पवार को सब कुछ मालूम है, वो जानते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस सवाल पर जाने से पहले मैं आपको मुंबई लेके चलना चाहता हूं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। चर्चा इस बात की है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसी चचा को यह पता हो कि उसके भतीजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिस भतीजे को उन्होंने पाल पोस कर खड़ा किया है, मजबूत किया है, अपना विकल्प तैयार किया है, और यह भी मालूम हो कि आने वाले समय में बेटी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है,
तो फिर वो अपना दांव क्यों नहीं चलेगा। अभिषेक, जो मैंने बात कही ये दिल्ली से लेकर के मुंबई तक चर्चा में है। क्या इस बात की कितनी उम्मीद है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री कुर्सी मिल सकती है, और मिलेगी भी तो किस कारण से, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जितना विश्लेषण आपने किया बड़े ध्यान से हर किसी ने सुना होगा, मैंने भी सुना, और यह साफ है कि देखिए एकदम सही विश्लेषण आपका है कि इस तरीके से मराठा वोट बैंक कैसे बीजेपी के साथ आए। हालांकि बीजेपी के पास ऐसा नहीं कि मराठा वोट नहीं है, लेकिन मराठा लीडर उनके पास बहुत बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई मराठा लीडर बड़ा हो ताकि बीजेपी को जो कहीं कमी पड़ रही है वह पूरा हो सके। और यही कारण है कि वह लाए थे एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे भी मराठा है, लेकिन उनकी पकड़ थाने और मुंबई के अलावा कहीं और अधिक नहीं जा पा रही है। जितने सर्वे हुए हैं उस सर्वे में एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं कमजोर साबित हुए हैं। यह बीजेपी को समझ में आ गया। यही कारण है कि वह तलाशने लगे दूसरा कि आखिरकार कौन ऐसा बड़ा नेता हो सकता है जिसके बलबूते पर, जिसके कंधे बंदूक रखकर हम पैसा चला सकते हैं और बीजेपी सत्ता में महाराष्ट्र फिर से एक बार लोकसभा में आ सकती है। तो यह गणित खेली गई है और इसमें जाहिर सी बात है, जैसा कि अमोल मिटकरी, जैसा कि आपने सुना, वह साफ साफ कह रहे हैं इस पूरा मामले को लेकर कि उन्होंने इतना कह दिया कि आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे। क्योंकि ये बात, जो जानकारी हमारे सूत्रों द्वारा जानकारी है कि जो एकनाथ शिंदे के सहित जो 16 विधायक हैं शिवसेना वाले, जिनको अपात्र किया जाना है, महाराष्ट्र विधानसभा के पास मामला पेंडिंग है, उन्हें इस बात पर जानकारी देनी है या फिर फैसला लेना है कि आखिरकार यह वैध है या अवैध है। तो जानकारी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उनको अवैध किया जाएगा या अपात्र किया जाएगा। उस स्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रह पाना मुश्किल होगा। तमाम ऐसे जो लोग मंत्री अभी भी हैं उनका रह पाना मुश्किल होगा। और यही कारण है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और बहुत बड़ा एक प्लानिंग किया था, जिसके तहत अजित पवार को लाने में सफल हुई है। और अजित पवार के लाने से कई सारे फायदे होंगे। एक फायदा है कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बची रहेगी, उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरा फायदा यह हुआ है कि मराठा वोट जो है, जो बीजेपी से छिटक रहा था या लग रहा था कि बीजेपी के पास नहीं आ पाएगा, वह भी मराठा वोट अजित पवार की वजह से आ जाएगा। क्योंकि ये तो साफ है, देखिए एनसीपी का जो वोट बैंक है वह बहुत मजबूत है। और जिस तरीके से देखिए प्लानिंग की गई है, इसमें अजित पवार के पास पूरी पार्टी रहेगी, यानी एनसीपी पार्टी रहेगी, साथ में जो एनसीपी का जो सिंबल है वह भी रहने वाला है। इस तरीके से प्लानिंग की गई है और यही कारण है कि 47 विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन में दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एफिडेविट करवा के दिया गया है। यह जोर देकर मैं कहूं कि यह पूरी लिखित में हुआ है कि कहीं पर भी कोई जो विधायक हैं वह आगे न भाग सके या मुकर ना सके। तो यह जरूर एक बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से, या यूं कहें अजित पवार की तरफ से। और यही कारण है कि जितने भी अजित पवार जितने बार भी बात कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, वो अपने आप में इस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ होगा, मामला लीगल में जाएगा, लीगल में लंबा चलता रहेगा, लेकिन उनकी कुर्सी को खतरा नहीं होगा। जितने भी 9 लोग जो मंत्री बने हैं वह बने रहेंगे और इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसका फायदा जाहिर सी बात है एनसीपी, जो अजित पवार की एनसीपी है, उसको होने वाला है। जी सर। अखिलेश, अभिषेक, आपकी बात में एक बात मैं और जोड़ दूं कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए हुए लोग, जो 16 लोगों के खिलाफ संस्था को लेकर तलवार लटक रही है, उनकी मेंबरशिप जाती है, तब भी वो समर्थन में रहेंगे बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के चलते उनकी कुर्सी नहीं जा रही है। वो एक फैसला है कोर्ट का जिसके चलते उनकी कुर्सी जा रही है, लिहाजा वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। तो शिंदे गुट भी और अजीत पवार भी बीजेपी के साथ चुनाव तक रहते हैं, तो बीजेपी को मनमाफिक फायदा चुनाव में मिलने की उम्मीद जो है वो पूरी हो सकती है। सवाल ये है, कितना सब कुछ क्या पवार नहीं जानते? अगर आपको लगता है कि पवार मोदी विरोध या बीजेपी विरोध की राजनीति करते हैं, तो यह उनके सिद्धांत का मामला है। फिर आपको 23 साल पहले चलना पड़ेगा। 1999 में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करते हुए शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़ा था, एनसीपी बनाई थी, मगर अगले ही साल महाराष्ट्र में उन्होंने कांग्रेस के साथ ही मिलकर के सरकार बनाई। और जब मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में आई केंद्र में, तो फिर वहाँ भी वे शामिल हुए। अगर सिद्धांत का मामला पवार के लिए होता तो सत्ता से दूर रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मोदी से विरोध है तो छगन भुजबल की बात पर यकीन कर लूँ तो उन्होंने शपथ के बाद कहा कि शरद पवार जी ने कहा था कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर शरद पवार जैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी को पता है कि 2024 का नतीजा क्या होगा, तो वो अपनी पार्टी और अपनों की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे। यह बात
समझ से परे है या नहीं मान लेना भी नासमझी है। अगर मोदी विरोध की राजनीति ही शरद पवार करते हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री पर जो सवाल उठा था उसका विरोध करके महाविकास आघाड़ी को झटका क्यों दे दिया? अगर मोदी विरोध करना ही था तो अडानी के मामले में कांग्रेस ने जो जेपीसी की मांग की उसको पवार ने खारिज क्यों कर दिया? दरअसल ऐसा है नहीं जैसा दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, महाभारत के बर्बरीक ने कृष्ण को जो कहा वही एनसीपी शरद पवार को कह रही है। त्वमेव युद्धम त्वमेव युद्धा त्वमेव पराजयम त्वमेव विजयम। तुम्हें युद्ध हो, तुम्हें योद्धा हो, तुम्हें पराजय हो, तुम्हें विजय हो। खेल क्या है? खेल यह है कि शरद पवार के जो करीबी हैं, मसलन भतीजे अजित पवार, संकट मोचक और पिछले लंबे समय से साथ रहने वाले भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल, 24 साल के पुराने साथी छगन भुजबल और धाकर नेता हसन मुशर्रफ, ये सब बड़े घोटालों में फंसे हुए। अजित पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जांच की लंबी लिस्ट। उनके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सरकार सहकारी बैंक से दिए गए लोन में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच में आरोप पत्र दाखिल किया। हालांकि इस आरोप पत्र में बैंक से लोन लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजित पवार की भूमिका का जिक्र तो है, लेकिन उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रफुल्ल पटेल पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लेन देन का मामला दर्ज है। इस सिलसिले में उनकी एक कमर्शियल बिल्डिंग की 4 मंजिलों को ईडी ने अटैच करके रखा है। छगन भुजबल तो 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 100 करोड़ की परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट देने में धांधली का आरोप है या मामला दर्ज है। इस केस में वे 2 साल जेल काट चुके हैं और हाई कोर्ट से बेल पर बाहर हैं। हसन मुशर्रफ शिंदे सरकार में मंत्री रहते हुए उन पर सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में अनियमितता बरतने का मामला दर्ज है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। हाल ही में भोपाल में प्रधानमंत्री ने वंशवादी पार्टियों के भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र करते हुए शरद पवार के खानदान का भी जिक्र किया था। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। शरद पवार विपक्ष के साथ हैं, नहीं भी हैं। वे मोदी के विरोधी हैं, नहीं भी हैं। ठीक वैसे ही जैसे अजित पवार के खिलाफ हैं और नहीं भी हैं। ऐसा लग रहा है कि वे चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ रहकर विपक्षी दलों के लिए नायक बने रहें। अजित पवार की बगावत से उनकी इमेज और निखरेगी। आप देख ही रहे होंगे, ममता बनर्जी से लेकर के लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वे ये भी चाहते हैं कि अगर मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता आगे चलती है तो उनके भतीजे बेटी और जितने भी सिपहसालार हैं, सबकी राजनीति चमकती रहे। यह बात धीरे धीरे जब पवार और अजित पवार की लड़ाई आपको तीखी होती दिखेगी और देश की राजनीति में बदलाव नजर आते चले जाएंगे, तब समझ में आएगा कि पवार कहते किसे हैं। बर्बरीक ने जब पांडवों को महाभारत का सच बताया तब जाकर उनको समझ आया। जब एनसीपी का आने वाला समय बोलेगा तब देश को समझ आएगा। त्वमेव युद्धम पवारः साहब, त्वमेव युद्धः त्वमेव पराजयम त्वमेव विजयम पवार साहब। ये लड़ाई पवार बनाम पवार की है। इसमें जीत भी पवार की है, हार भी पवार की है। बाहर भी पवार हैं, भीतर भी पवार हैं। यह पूरा तमाशा जो राजनीति का है वो सिर्फ इस देश के सबसे बड़े राजनेता और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार का किया हुआ है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार।
वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।